हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन। फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन मींस जब आपसे एक क्वेश्चन में वो प्रॉपर फाइनल अकाउंट डिमांड करेगा। चैप्टर एनपीओ की बात चल रही है यहाँ पर। तो एक एनपीओ यानी कि नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है, हम आज वही प्रिपेयर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। तो बेटा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमें एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडजस्टमेंट भी यहाँ पर दी हुई है। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ लिख दिया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके भी एक बार रीड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन में आपको बनानी होगी 3 चीजें, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमसे क्वेश्चन में हमेशा डिमांड की जाएगी, बट ओपनिंग बैलेंस शीट वो हमसे डिमांड करे क्वेश्चन में या ना करे, हमें बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, वहां से कैपिटल फंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ आपको 3 चीजें बनानी होंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सॉल्यूशन की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी टर्म हमारी कौन सी फॉर्मेट में ट्रांसफर होने वाली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में तो ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, यानी कि एज एट 31 मार्च 2019, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। और ये हमारी मेन बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। फाइन, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। हमें कैश ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। कैश ट्रांजैक्शन जो हमें कैश में मिला या हमने कैश में पे किया। वैसे भी जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमने पहले ही सीख लिया है अपनी पुरानी वीडियोस में कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ और नहीं है, कैश बुक है। तो इसमें जो भी टर्म यहां पर गिवन है वो या तो कैश रिसीट्स है या फिर कैश पेमेंट। एडजस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख। साल की शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास 2 लाख रुपए की बुक्स थी और 85,000 रुपीज का फर्नीचर। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, बुक्स और फर्नीचर असेट्स होता है, तो ये किसका पार्ट होगा? ये बैलेंस शीट का पार्ट होगा। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर, एरियर मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹3500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹4500। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो हम यहां पर मार्क कर लेंगे, कोई भी एक अपना साइन बनाएंगे कि सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट हमें गिवन है। जब भी हम क्वेश्चन करें इस तरीके से मार्क कर दें, ताकि सॉल्यूशन करते वक्त हमें पहले से पता हो कि हमें कौन से पॉइंट पर एडजस्टमेंट करनी है और कौन से पॉइंट पर एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं और आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो अधिकतर क्या होता है बच्चों से, आपने 11th क्लास में देखा था फाइनल अकाउंट में, अरे सर हम तो ये ट्रांसफर करना भूल गए, हमने पढ़ा तो था बट हमें याद ही नहीं रहा कि इस पे एडजस्टमेंट है। तो ये सब चीजें आप मार्क करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो एक एडजस्टमेंट हमें दी है सब्सक्रिप्शन पर, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और एट द एंड। सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी दिया हुआ है और सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर भी दिया हुआ है। एंड 6 month rent ₹6,000, 6 month rent ₹6,000 was due। ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। 6 month का रेंट
ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि रेंट पर भी एडजस्टमेंट है, और क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगिनिंग भी है और आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड भी है। और कितने मंथ का? 6 मंथ का। ये मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम यहां पर इसका आउटस्टैंडिंग पार्ट निकालेंगे। लास्ट में वो कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ ₹5,000 एंड ₹11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। ये हमें डेप्रिसिएशन गिवन है, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हमें फर्नीचर पर लगाना है और 11,300 का डेप्रिसिएशन हमें बुक्स पर लगाना है। बेटा ये बहुत जरूरी है कि आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, या फिर आपके पास अगर बुक है तो इस क्वेश्चन को पहले से लेकर बैठे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करें जैसे मैंने कराया है। अब बुक्स पर एडजस्टमेंट है और फर्नीचर का। फर्नीचर यहाँ कहीं हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट में ही है। तो जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। शुरुआत में आपको टाइम लिमिट नहीं देखनी है कि कितने टाइम में क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बस ये देखना है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चाहे क्वेश्चन को करने में टाइम ज्यादा लग जाए, बट इट्स बेटर कि आप उसको अच्छे से समझ पाए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे स्पीड अपने आप आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट फाइंड आउट करी। सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट गिवन है, रेंट पर एडजस्टमेंट गिवन है, बुक्स पर डेप्रिसिएशन और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन। तो मोटे तौर पर 4 एडजस्टमेंट मुझे यहाँ क्वेश्चन में अपनी नजर आ रही है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक हिडन एडजस्टमेंट भी है, हिडन छिपी हुई, जो आपको स्पेशली बोलकर नहीं बताई जाती, लिखकर नहीं बताई जाती क्वेश्चन में, बट आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि एडजस्टमेंट है। और बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे क्योंकि 11th में भी उन्होंने किया है। 3% फिक्स्ड डिपॉजिट एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। क्योंकि यहां वो कुछ बोल नहीं रहा है, बट हमें समझ में आ गया कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने किया है उस पर मुझे 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने के लिए मिलेगा। अब वो मिला है या नहीं मिला है यही देखना है, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कुल 5 एडजस्टमेंट हो गई बेटा, मैंने तो याद कर ली और आप भी कर लो। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 5 एडजस्टमेंट: सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, रेंट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, depreciation on furniture, depreciation on books और interest on fixed deposit। बस आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे कैश का बैलेंस माना जाता है जब तक कि क्वेश्चन में ना बताया जाए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंट्रेंस फीस, ये रिवेन्यू नेचर की होती है, हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। मैं पहले से ही आप लोगों को ये सब चीजें अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस ये सब रेवेन्यू नेचर की होती हैं और ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर की होती है, एक ही बार मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए। बैलेंस शीट प्रॉफिट ऑन इंटरटेनमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पेमेंट में चले जाएं, रेंट रेवेन्यू नेचर, वेजेस रेवेन्यू नेचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनोरेरियम मैंने बताया था आपको सैलरी को बोलते हैं ऑनोरेरियम, सैलरीज, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का ही माना जाता है, तो ये हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगा। जबकि बुक्स असेट है, बैलेंस शीट का पार्ट होगा, ऑफिस एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंस शीट और बैलेंस सीडी बैलेंस शीट, बैलेंस बीडी भी बैलेंस शीट। तो हमने एक बार क्या किया, हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन
एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू किया, पहले से ही डिसाइड किया कि विच आइटम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर एंड विच आइटम इज ट्रीटेड एज कैपिटल नेचर। कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस, कौन सा कैपिटल रिसीट है और कौन सा रेवेन्यू रिसीट। क्योंकि जब तक हम इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रेवेन्यू नेचर वाली आइटम्स हैं वो जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटल नेचर वाली आइटम्स हैं वो जाएंगी बैलेंस शीट। तो बेटा मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को रीड कराया, आप लोग फिर एक बार अच्छे से रीड कर लें और फिर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब बहुत आसान हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, हम सब कुछ पहले से ही पढ़ चुके हैं। छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पहले से आपको सिखा रखी हैं। हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंस, हाउ टू कैलकुलेट इनकम, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वो सभी पॉइंट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। चलो फाइन, स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी एक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पेमेंट साइड से स्टार्ट किया। अब ये जो पेमेंट साइड है ये कहां पर ट्रांसफर होगी, एक्सपेंडिचर में। पेमेंट साइड कहां पर ट्रांसफर होगी, एक्सपेंडिचर में। ऑब्वियस है, सभी जानते हैं कि पेमेंट किया है तो खर्चा हुआ है। सबसे पहले दिया है रेंट 16,800, बट मुझे याद है डबल टिक लगा रखा है मैंने, इस पर एडजस्टमेंट है, तो जो रेंट का अमाउंट है वो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। बेटा जिस पर भी एडजस्टमेंट होती है उसको आपने इनर कॉलम में दिखाना है। अब आप इसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट बिगिनिंग और माइनस करोगे, सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड और माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट बिगिनिंग। कितना अमाउंट है हमें अमाउंट नहीं पता, तो हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। हम इसमें कैलकुलेट करेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग जो कि 6 मंथ के लिए है, 6/12। टोटल अमाउंट कितना है 16,800, आंसर आ गया 8400। बिल्कुल सिंपल था, मैं रिपीट कर देता हूं। रेंट आउटस्टैंडिंग है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ रेंट ₹6,000 was due both in the beginning of the year, in the beginning of the year. Just a minute. हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार बुक में से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पर डाउट हो रहा है। 6 मंथ रेंट ₹6,000 was due. ओके फाइन, हमें अमाउंट गिवन है 6,000 रुपीज, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। अगर हम 6 मंथ रेंट वाज ड्यू कर दें और 6,000 को हटा दें तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर हो जाएगा, इसको 6,000 को हम हटा देते हैं। 6 मंथ रेंट वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इससे आपको एक और अच्छा पॉइंट सीखने को मिल रहा है। तब आप निकालेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग सेम 6/12 16,800, क्योंकि लॉजिकली वो क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं लग रहा था, ये ज्यादा बेटर है 8400। अब हम इस 8400 का क्या करेंगे, सेम अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एंड है और सेम अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी आउटर कॉलम में। ठीक है बेटा, मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूं। मैंने यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोग भी चेंज कर देना, क्योंकि 6 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग और वो भी 6,000, जबकि टोटल वैल्यू दे रखी थी 16,800, थोड़ा इलॉजिकल था, थोड़ा मैच नहीं कर रहा था अपनी इन बातों को लेकर, तो इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, और इससे आपको एक नया पॉइंट भी सीखने को मिला कि आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले से दिया होता तो आपको निकालना नहीं पड़ता, तो फिर हम सीख नहीं पाते। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेजेस। वेजेस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमारा काम बड़ा आसान हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैं कहीं कहीं पर इनिशियल यूज कर रहा हूं, आप उसको समझ जाना बेटा, आपको एग्जाम में कोई इनिशियल यूज नहीं करना है। ऑनोरेरियम कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जहां पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसे हम एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे। हाँ सर इतना आसान है,
बिल्कुल बेटा इतना ही आसान है, बस जिस पे एडजस्टमेंट है वहां थोड़ा सा काम करना है, जिन पे नहीं है उन्हें तो बस उठाकर उनकी जगह पर बिठा देना, कुछ और करना ही नहीं। बुक्स, अब बुक्स पर एडजस्टमेंट है। देखो बुक की ओपनिंग वैल्यू भी गिवन है, बुक परचेज भी गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, और बुक पर डेप्रिसिएशन भी है। तो आप क्या करो, इसको सबसे पहले जो बुक की ओपनिंग वैल्यू है उसे आप यहां पर दिखाओ, बुक्स ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 लाख। फिर जो आपने परचेज किया उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड करो। कितना परचेज किया, क्वेश्चन में देखो भाई, परचेज ऑफ बुक 21,300, और फिर माइनस करो डेप्रिसिएशन 11,300। मैंने पहले से याद कर रखा था कि इस पर डेप्रिसिएशन है, तो उससे मुझे बेनिफिट मिला, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। क्या आ गया, 2,10,000। और क्योंकि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है और ये 2 जगह जाता है, तो आपको डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 11,300। हम आगे गए, ऑफिस एक्सपेंस 45,000। इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट है, पहले कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट एक असेट्स होती है, एक इन्वेस्टमेंट जो कि 80,000 रुपीज है यहां पर, और फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है, 3%। कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का, क्योंकि हमने फिक्स्ड डिपॉजिट कब किया है, 1 अक्टूबर 2019 को, और हम अपने फाइनल अकाउंट कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2020 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, आप ऐसे फिंगर पे काउंट कर सकते हो। 6 मंथ के लिए हमने डिपॉजिट किया, तो हमें इंटरेस्ट भी 6 मंथ का ही मिलना चाहिए। अमाउंट कितना है, 80,000। हमने इसको कट किया, तो ये आ गया ₹1200। और क्योंकि ये हमें अभी तक मिला नहीं है, इसलिए ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। सर आपको कैसे पता लगा कि ये हमें अभी तक मिला नहीं है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम है हमारी, तो सर कैसे, आपने बताया नहीं कि आपको कैसे पता लगा कि ये हमें अभी तक मिला नहीं है। तो बेटा मुझे ऐसे पता लगा कि अगर ये मिल जाता तो ये मुझे रिसीट साइड में लिखा हुआ शो हो रहा होता, इंटरेस्ट ऑन एफडी, लेकिन यहां नहीं लिखा, यानी कि इस साल हमें नहीं मिला। क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर हमें इस साल कैश में मिल चुका होता तो वो अमाउंट रिसीट साइड में शो हो रहा होता। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 600 शो होता, तो मैं ये मान लेता बचा हुआ 600 एक्रूड है। चलो उस बात को बाद में करेंगे। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 1200 इनकम में आएगा और यहाँ पर असेट्स में भी जाएगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है और कोई भी एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। 1200 ये भी हो गया हमारा। बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। अरे भाई क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही तो जाएगा। कितना है कैश, 24,200। बैंक कितना है, 2,000। ठीक है जी, ये मैंने यहां लिख दिया। ये मेरी पूरी साइड कंप्लीट हो गई। ऐसे करने से मेरे से कुछ छूटेगा नहीं, मेरी ये साइड कंप्लीट हो गई। अब मैं आगे चला गया अपनी रिसीट साइड में। सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते। अरे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसमें कैसे डेप्रिसिएशन लग सकता है? उसमें कोई डेप्रिसिएशन या कोई भी एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं होती है। एंट्रेंस फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसलिए इसको एज इट इज दिखा देंगे।
25,500। सब्सक्रिप्शन याद रखो इस पर एडजस्टमेंट है तो मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा और फिर वही आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस। देखो यहां दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 3500 और एट द एंड ऑफ द ईयर है 4500। तो जो एट द एंड वाली वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी और एट द बिगिनिंग वाली माइनस। तो नेट वैल्यू आ जाएगी 1,61,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। और कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम बेटा हमारी असेट्स बन जाती है और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब आपको पता लग गया कि ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या करना है। बड़ा सिंपल, कोई भी असेट अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर की गिवन है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी और एट द एंड ऑफ द ईयर की गिवन है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। इसलिए दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। एंट्रेंस फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन 16,500 क्योंकि बेटा ये स्पेशल डोनेशन नहीं है, इसके साथ पर्पस इंक्लूड नहीं है तो ये जनरल डोनेशन है। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में जाएगी और सिर्फ क्लोजिंग में जाएगी क्योंकि ये हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट इनकम $5,600। हमारी ये साइड भी कंप्लीट हो गई, हमारी ये पेमेंट साइड भी कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट में चले जाएं तो फर्नीचर को मैंने अभी तक डील नहीं किया है। तो फर्नीचर हमारे पास साल की शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने का था 85,000 और साल के एंड में वो कितने का रह गया 85,000 माइनस डेप्रीसिएशन 5,000 यानी कि 80,000 और डेप्रीसिएशन आएगा एक्सपेंस में, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। अब हम एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लेंगे कि हमने सभी चीजें शो कर दी हैं। एक चीज बच गई हमारी, हमने यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट शो किया था एट द एंड और एट द बिगिनिंग, बट हमने अभी तक इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं किया। तो हम एक बार वो भी कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 8400 एट बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग रेंट 8400 एट एंड। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो आप असेट में दिखा रहे हो, आउटस्टैंडिंग रेंट आप इनकम लायबिलिटी में दिखा रहे हो। तो बेटा जितनी भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, जो मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जो इनकम आउटस्टैंडिंग होती है जिसे हम एक्रूड भी कहते हैं, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, ये असेट्स बन जाती है। जबकि एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होते हैं तो ये हमारी लायबिलिटीज बन जाती है। तो आपको ये याद रखना है। हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। होपफुली कोई आइटम हमारी नहीं छूटी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। या तो सरप्लस आता है या तो डेफिशिट आता है। तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे, आपस में दोनों को माइनस करेंगे और सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 6 5 तो ये आ गया हमारी क्रेडिट साइड क्योंकि ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो
इसीलिए हमारा जो आंसर है वो सरप्लस हो गया। सरप्लस कुछ और नहीं है बेटा, नेट प्रॉफिट की तरह ही होता है, बट हम यहाँ पर इसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डील कर रहे हैं, तो हम उसको सरप्लस बोलते हैं। अगर लॉस आ जाता तो हम उसको डेफिसिट बोलते हैं। सबसे पहले हमने सरप्लस कैलकुलेट किया, अब हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे और वहां से जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी उसको नाम देंगे कैपिटल फंड। 400 3,20,400 में से 8,400 माइनस करेंगे तो 3,12,000, ये आ गया हमारा कैपिटल फंड। अब हमारा बिल्कुल फाइनल काम हम करेंगे, कैपिटल फंड को यहां पर ट्रांसफर ओपनिंग बैलेंस शीट से, इसमें ऐड करेंगे सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,68,500 और फिर हम इसका टोटल कर देंगे बैलेंस शीट का, जो दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए, जिससे पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन जो है हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेक्ट किया है। So that 1,900। अब ये हमने इसको भी चेक करना है क्योंकि हमने तो क्वेश्चन भी चेंज किया था। अब ये इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि हमारे चेंज करने के बाद भी हमारे क्वेश्चन पर लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमारा आंसर गलत आ जाता है तो फिर हमने गलत कुछ ना कुछ कर दिया है, बट ऐसा होगा नहीं। सर ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्या? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बेटा, 12th क्लास तक तो नहीं है। हाँ, उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड है, ग्रेजुएशन में आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट अभी 12th क्लास तक तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और हाँ कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। और बेटा बिल्कुल कैलकुलेटर यूज मत करना 12th क्लास तक। जितनी कैलकुलेशन अपने आप करोगे, खुद करोगे, उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे, उतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, गलतियों के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे। जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आपका माइंड उसका हैबिचुअल होता चला जाता है और फिर आपको ऐसे सेल्फ कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। अब वीडियो में मैं हो सकता था पहले से ही इसकी कैलकुलेशन को अपने पास रखता और मैं लिख देता, बट जितना ज्यादा हम खुद करते हैं उतना ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन को करने में। और जो फाइनल सेटिस्फेक्शन होता है ना बैलेंस शीट के टोटल का मैच हो जाना, वो जब हम सेल्फ कैलकुलेशन करते हैं तो वो ज्यादा होता है। तो बेटा ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके पास, और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे 6 मार्क्स में सर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकते, हो सकता है वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोलते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ नया थोड़ा ना करना होगा, जो हमने सीखा वही आपको करना होगा, बस वहां पर आपको ये दो बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को खुद दे देगा क्वेश्चन के साथ ही, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ ही, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आप यहां से डायरेक्ट कैपिटल फंड उठाकर वहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट तभी बनानी होती है जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड्स गिवन नहीं होते। और कई बार आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देगा आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी साल स्टार्ट हुई होगी, तो जब इसी साल स्टार्ट हुई होगी तो कोई ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं होगा, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, ओपनिंग आइटम्स होगी ही नहीं, आप बैलेंस शीट बना ही नहीं पाओगे ओपनिंग, तो आपको बनानी नहीं होगी, आपको सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फुल फ्लैश क्वेश्चन को करते हुए ध्यान में रखें। बाकी वो छोटी छोटी एडजस्टमेंट जो हमने अलग अलग सीखी इसे क्वेश्चन में देखा कैसे यूज होंगी। तो बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखें, क्वेश्चन को खुद करके देखें, फिर आपके पास आपकी बुक है, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो, कोई भी सोर्स बुक, कोई भी आपके पास जो भी आपकी कोर्स बुक आपके पास है, आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पहले इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, सोल्व क्वेश्चंस को ले लें तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद धीरे धीरे अनसोल्व की तरफ जाएं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप लोग इसे कर लें और फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू।